हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे मतलब कोट रेट, जो रेट कोट किए जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, उसको समझा कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाता है, डेसिमल में राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कोट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कोट क्या होते हैं, बिड रेट क्या होता है, ऑफर रेट क्या होता है। तो इन सभी बातों के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फ्रेंड। देखिए, पहला टीटी जो शब्द आपको यहाँ यूज होता रहेगा वो है टीटी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, पहले क्या होता था, यूनाइटेड किंगडम में जब भी किसी दूसरे देश को पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसे वायर ट्रांसफर बोलते थे ये लोग, उसी वायर ट्रांसफर को ये लोग टीटी भी बोलते थे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो ये वर्ड वहीं से ले लिया गया है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर का जो वर्ड है वो यूके से एक तरीके से आया हुआ है, और हम फॉरेक्स में इसका अच्छा खासा यूज करते हैं। आगे चल करके हम टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ओके। एमटी मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। माइट भी कि कभी ज़रूरत पड़ जाए कि क्वेश्चन लगाते समय कि एमटी हुआ है तो मतलब मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके। फिर पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि फॉरवर्ड रेट जो होता है फ्रेंड्स आपका, वो स्पॉट रेट में अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो क्या करते हैं, और अगर करेंसी डिस्काउंट पर है तो क्या करते हैं, बताइए। अगर करेंसी प्रीमियम पर है तो इसका मतलब दाम बढ़ जाएगा, तो फॉरवर्ड रेट जो है बढ़ जाता है। और अगर करेंसी डिस्काउंट पर है तो जो फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट में से डिस्काउंट घटा करके मिलता है, राइट। ये बात फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 400 की है, ठीक है, उस पर किसी ने कहा कि मैं आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट हम क्या करेंगे, घटाएंगे ही, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तभी वो 350 की मिलेगी। तो उसी तरीके से अगर फॉरवर्ड रेट में बात डिस्काउंट की हो रही है तो स्पॉट रेट में से डिस्काउंट को घटा दीजिए। अब अगर डिस्काउंट घट रहा है तो इसका मतलब प्रीमियम जो है जुड़ेगा, स्पॉट रेट में प्रीमियम हम जोड़ देंगे। ये मैं फ्रेंड्स आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ओके। आगे चल करके फ्रेंड्स हमें नॉस्ट्रो अकाउंट, बॉस्ट्रो अकाउंट और ये सारे अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इसका जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आवर अकाउंट विथ यू होता है, ठीक है। अगर कोई भारत का बैंक है, कोई बैंक इंडिया में है, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक इंडिया में है, और ये इसने अपना खाता बैंक ऑफ अमेरिका में खुलवा लिया और उसी की करेंसी में खुलवा लिया, उस देश की करेंसी में, डॉलर में खुलवा लिया। पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, खुला हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका में, डॉलर में, तो इसे फ्रेंड्स हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। ओके। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या हो गया, आवर अकाउंट यानी हमारा अकाउंट, पीएनबी का अकाउंट। आवर अकाउंट मतलब पीएनबी का अकाउंट, विथ यू मतलब बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, या विदेश में कोई भी, किसी भी देश में जो अकाउंट खुल जाए। ओके। तो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू, हमारा अकाउंट आपके साथ। जैसे पीएनबी का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अगर डॉलर में खुले तो उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब जैसे हमारी ज़रूरत है विदेश में खाता खोलने की, वैसे विदेशी बैंकों की भी ज़रूरत होती है हमारे देश में खाता खोलने के लिए। अब मान लीजिए कि बैंक ऑफ अमेरिका ने, है ना, बैंक ऑफ अमेरिका ने पीएनबी में खाता अपना आकर के खुलवा लिया। ओके। अब यहाँ खुलवाएगा तो रुपए में खुलवाएगा। तो अगर बैंक ऑफ अमेरिका अपना खाता पीएनबी में खुलवा ले इंडिया में, तो उसे हम फ्रेंड्स वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस, मतलब योर अकाउंट, आपका अकाउंट हमारे साथ, अस का मतलब पीएनबी होगा या जो भी बैंक हो। योर अकाउंट विथ अस, योर मतलब दूसरा बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ अमेरिका। ओके। तो अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड पीएनबी के साथ अकाउंट खुलवाता है रुपए में, तो उसे हम बोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके। इसी तरीके से लोरो अकाउंट होता है फ्रेंड्स। लोरो अकाउंट का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब हम इन्वॉल्व ही ना हो। दियर अकाउंट विद देम, उनका अकाउंट उनके साथ, मतलब कहने का, बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना अकाउंट बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जब खोल दिया, हम कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हुए। दियर अकाउंट विथ देम, है ना। इसके पहले क्या हो रहा था, आवर अकाउंट विथ यू, योर अकाउंट विथ अस हो रहा था। ओके। तो ऐसे अकाउंट को लोरो अकाउंट कहेंगे। तो अगर यहाँ पर पीएनबी ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब मान लीजिए पीएनबी का अकाउंट बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवर अकाउंट विथ यू, तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट होता है फ्रेंड्स। ओके। नॉस्ट्रो अकाउंट, ओके, याद रखेंगे। और अगर जो है इधर पीएनबी ले लीजिए, इधर बैंक ऑफ अमेरिका ले लीजिए। अब बैंक ऑफ अमेरिका वाले पीएनबी में आकर के खाता खुलवा लिए रुपए में, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, देयर अकाउंट विथ अस, तो इसे हम वोस्ट्रो, VOSTRO, वोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। और अगर जो है बैंक ऑफ अमेरिका बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, या बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खाता खुलवा ले, तो फ्रेंड्स इसे हम लोरो अकाउंट कहते हैं। ओके। ये आगे चल करके हमें यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
परसेंट फ्रेंड्स हमें पता है परसेंट यानी प्रति 100, हर 100 पे कितना, 100 में कितना। जैसे आपने कहा 60%, इसका मतलब हर 100 रुपए में से 60 रुपए, राइट। या आपने कहा कि जो है 20%, तो मतलब 100 हर 100 में 20, ओके। तो ये परसेंट होता है। उसी तरीके से ये फॉरेक्स में पर मिली भी यूज होता है फ्रेंड्स, ओके। पर मिली का क्या कॉन्सेप्ट होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100, और पर मिली का मतलब होता है 1000, यानी हजार में कितना। तो अगर मैं कहूँ कि 6 मिली, फॉर एग्जाम्पल 6 मिली मैंने कहा, तो इसका मतलब हुआ 1000 रुपये अगर हैं तो 6 रुपये। अगर मैंने कहा 20 मिली, 20 मिली, तो इसका मतलब ये हुआ 1000 में से 20, ओके। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभार कि पर मिली का क्या मतलब होता है। तो 1000 पार्ट में से 1000 में से कितने पार्ट हैं वो पर मिली होता है, और 100 में से कितने पार्ट हैं वो फ्रेंड्स हमें परसेंट होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो परसेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर मिली का ऐसे याद रखिएगा, परसेंट 100 होता है, उससे एक शून्य ज़्यादा कर लीजिए, पर 1000 जो होगा तो उसे पर मिली हम कह देंगे, ओके। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की लैंग्वेज में जब कोटेशन की जाती है, कोट किया जाता है रेट को, तो उसको समझते कैसे हैं, हाउ टू रीड कोटेड रेट। आप किसी ब्रांच में जाते हैं और उनसे आपने कहा कि ऐसा करो कि आप मुझे जो है ना डॉलर का जो है रेट कोट कर दो, तो वो आपको कोट करके ये दे देते हैं, बोल दिया उन्होंने कि USD/INR इक्वल टू है ₹68.10/11, ऐसे बोल दिया उन्होंने। अब आप इसको क्या समझोगे, क्या समझना होता है, डिसाइफर कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहली बात, इसका मतलब ये होता है कि एक जो ये फ्रेंड्स 68.10/11, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। /11 का क्या मतलब होता है, ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उन्हीं की जगह पे ये नहीं रखनी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 68.10/11 है तो हम क्या करेंगे, एक रेट तो 68.10 तो है ही, ये तो मुझे आंखों के सामने दिख ही रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ लास्ट की 2 डिजिट इन लास्ट की 2 डिजिट से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये 68.11 हो जाएगा। तो अगर हम इस रेट को पढ़ें तो यहाँ 2 रेट दिए हैं बेसिकली फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको 2 रेट दिए हुए हैं, 68.10 और 68.11, ओके। पहली बात तो हमें ये समझ लेनी होती है, ये बाद में बाइंग और सेलिंग के कॉन्सेप्ट में यूज होगा, लेकिन ये है कि अभी आपको ये समझ लेना जरूरी है। प्लस USD/INR का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझ लीजिए। USD अगर पहले लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि USD एक रहेगी और INR में इतने लगेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर लिखा है USD/INR, इसका मतलब ये हुआ कि USD एक लेंगे हम, एक USD बराबर INR कितना, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 68.10 होगा या तो 68.11 होगा। ये बात क्लियर हो गई हमें। अगर इसी जगह पर फ्रेंड्स INR और /USD लिखा होता मान लेते, और ये बराबर 0.01 लिखा होता मान लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक INR है ना, एक INR बराबर 0.01 USD के होगा, ओके। ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपका और क्लियर हो जाएगा। USD/JPY, इसका मतलब जो रेट है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर और जापानीज येन के बीच में रेट कोट किया गया है, यानी डॉलर और जापानीज येन के बीच में क्या रेट चला हुआ है उसकी चर्चा की गई है। अब यहाँ USD पहले लिखा है तो मैंने ये समझ लिया कि USD जो है मेरा एक रहेगा, उसके बदले में बराबर में इधर देखिए, यहाँ पर यदि यहाँ JPY ना भी लिखा हो, मान लेते आपको रेट कोट किया गया ऐसे कि USD/JPY बराबर 116.50 और 116.60, तो इसका मतलब हुआ कि एक USD बराबर देखिए कितने JPY के, 116.50 JPY के, या 116 पॉइंट, अब ये देखिए यहाँ 60 है तो मैं क्या करूँगा 50 की जगह 60 एक बार रख दूंगा, 60 JPY के होगा। ये 2 रेट निकल कर आते हैं फ्रेंड्स, यानी एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर 116.50 जापानीज येन के बराबर है, या 116.60 जापानीज येन के बराबर है, ओके फ्रेंड्स। तो नाउ आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर 68.32 स्लैश मान लीजिए 20 लिखा है, तो इसका मतलब पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं 68.32 लिख दूंगा, और दूसरा 68.32 हटा दीजिए और 2 डिजिट यहाँ की 20 लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम इस रेट को रीड करते हैं। प्लस मैंने आपको ये भी समझा दिया कि USD/INR का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, चाहे USD/INR लिखा हो
या आप इसे यूएसडी अपान आईएनआर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर अब मैं इसे इसी चीज़ को ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यूएसडी अपान आईएनआर इक्वल टू कितना 68.10। मान लीजिए पहला वाला ही ले लेते हैं। अब अगर आप आईएनआर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा ना उधर जा करके, तो ये हो जाएगा यूएसडी बराबर 68.10 INR, राइट। यानी एक यूएसडी, अब देखो यहाँ यूएसडी में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब एक यूएसडी बराबर 68 रुपये 10 पैसे के है। INR का मतलब इंडियन रुपए होता है फ्रेंड्स, ये रुपए ही है। ओके, नाउ आई होप कि इसी तरीके से यहाँ भी ये भी अब आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा यूएसडी अपान JPY, जापानीज येन है, ये अमेरिकन डॉलर है, इक्वल टू मैं ये वाला रेट अगर ले लेता हूँ तो 116.60 लिखूंगा, राइट। मैं 50 हटाऊंगा, उसके बदले में 60 लिख दूंगा। अब जापानीज येन को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यूएसडी बराबर 116.60 जापानीज येन के, राइट। जापानीज येन मैंने लिख दिया। अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मैं एक लिख दूं कि नहीं लिख दूं, लिख देता हूँ। तो इसका मतलब एक अमेरिकन डॉलर बराबर 116.60 जापानीज येन के होता है फ्रेंड्स। ओके, ये बात बस केवल अभी यहाँ इतना समझ लीजिए कि 68.10 और 68.11 लिखा जाता है। ये क्यों होता है, मैं बाइंग और सेलिंग में कैसे यूज होगा वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं बस ये समझा रहा हूं कि आपको कोटेशन अगर कोट रेट दे दिया जाए तो क्या बातें आपको समझ लेनी चाहिए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब आप फॉरेक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर डेसिमल में कैलकुलेशन होती है, डेसिमल के 4 प्लेस तक कैलकुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर देखिए यूएसडी बराबर 68 रुपये 68.9315, राइट। कुछ देर बाद जो प्राइस हो गया मान लीजिए डॉलर का 9325, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 और यहाँ 25, इतना मार्जिनल चेंज होता है कि मतलब अगर आप इसे डेसिमल के 4 प्लेस तक नहीं लोगे तो डिफरेंस अब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो फॉरेक्स में कैलकुलेशन होती है वो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक की जाती है ताकि बेनिफिट मिल पाए, है ना। क्योंकि इतना माइनर सा फ्लक्चुएशन भी प्रॉफिट दे देता है जो फॉरेक्स में डील करते हैं। इसे फ्रेंड्स जो है कई बार ये भी कहा जाता है कि नियरेस्ट जो है 0.25 पैसे के करो, नियरेस्ट 0.25 पैसा। ध्यान रखिएगा 25 पैसा तो वैसे ही आपका डेसिमल होता है, लेकिन ये 0.25 पैसा कह रहे हैं, मतलब डेसिमल के 4 प्लेस की बात हो रही है। अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जो है अमेरिकन डॉलर बराबर है 68.9315 के। अब आप फ्रेंड्स यहाँ कहोगे कि आपने यहाँ तो समझाया कि स्लैश में लिखा होता है। भाई स्लैश में भी लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। यदि मैं इतना भी लिख देता हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बाइंग सेलिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर दोनों रेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाइंग सेलिंग नहीं पढ़ रहे हो तो सिंपल, जैसे मैंने कहा कि डॉलर, आप गए बोले कि डॉलर कितने का है, मैंने बोला कि 60 रुपये का है, तो मैंने एक ही प्राइस तो आपको बताया, मैंने ये थोड़ी बता दिया कि आपको 60 स्लैश जो है आपका मान लीजिए 0.10, ऐसा थोड़ी बोला है ना। तो ये चीज़ है, दोनों रेट कोट किए सकते हैं, चाहे साथ साथ दोनों कर दीजिए चाहे अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक रेट कोट किया गया है। ओके, अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है तो हम फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 68.9315 दिया हुआ है, ठीक है। हम राउंड ऑफ जो करते हैं, पहली बात लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट का करते हैं। पहली ध्यान रखने वाली बात है कि 68.9315 है तो हम लास्ट की जो 2 डिजिट है, 4 डिजिट है डेसिमल में, लेकिन हम लास्ट की 2 ही राउंड ऑफ करते हैं। और प्लस जो राउंडिंग ऑफ होती है फ्रेंड्स वो या तो 00 या तो 25 या तो 50 और या तो 75 ऐसे होती है, राइट। ठीक है, समझ गए। यानी कि या तो 00 चाहिए यहाँ पर, यहाँ 15 जहाँ है, जहाँ 15 है वहाँ या तो 00, या तो 25 आ जाए, या तो 75 आ जाए, और या तो 50 आ जाए। 00 25 50 75 है ना, 25 की टेबल हो गई। 25 50 75 और 100 होता है तो 00 हो जाता है। अब मैं यहाँ पर जैसे मेरे पास 15 है, हम सारी फिगर छोड़ के सिर्फ 15 पे आ गए। अब देखो फ्रेंड्स 15 किसके नियर है, या तो 00 के नियर हो सकती है या तो 25 के नियर हो सकती है, इतनी बात ऑब्वियस है। अब आप क्या करो कि 25 में से 15 घटाओगे 10 आएगा, और 15 में से 00 घटाओगे तो 15 आएगा। अब बताओ कि 15 किसके ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर है, तो 10 का अंतर है, यानी ज़्यादा नज़दीक 25 के है। तो इसलिए मैं इसको 15 न लिख करके 25 लिख दूंगा। तो जो मेरा फाइनल रेट हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 68.93, वैसे ही रहा, जहाँ 15 था फ्रेंड्स वहाँ पर 25 हो गया है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए
15 दिया हुआ था मेरे पास, मैंने लास्ट की 2 डिजिट पर ही काम करना है, मैंने आपको बता दिया। 15 मैंने उठा लिया, मैंने देखा कि ये किसके नज़दीक है, 0 के नज़दीक है या तो 25 के नज़दीक है, इसी के बीच तो आ रही है, तो मैंने ये बीच का लिख लिया। उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर है। जहाँ कम अंतर है मतलब जो नज़दीक है, 15 जो है 25 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हम 25 की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर ये जो है इसके 0 के करीब होता तो हम इधर की तरफ वापस आ जाते। एक और एग्जाम्पल देखिए, 50.23 दिया हुआ है आपको, 50.2339, इसको राउंड ऑफ करना है तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 39 पर गया, ओके, 39 पर जब मैं जाऊंगा तो अब मैं क्या करूंगा, 39 देखिए किसके किसके बीच आएगा, 39 ऑब्वियसली 25 और आपका 50 के बीच आएगा। अब आप इसे सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, जब आप यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। अब 11 नज़दीक है कि 14 नज़दीक है, तो 11 नज़दीक है फ्रेंड्स, तो हम 50 की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जहाँ 39 लिखा है वहाँ 50 लिख देंगे, तो आपका नया रेट आ जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से इसको करना है, लास्ट की 2 डिजिट आप उठा लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं लास्ट की 2 डिजिट 88 मैंने उठा लिया, मैंने देखा ये 75 के करीब है या तो 100 है ना, क्योंकि 75 और 100 के बीच में 88 है, इसीलिए 75 और 100 लिखा है। अब यहाँ जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक इधर आ जाएगा आपका 12 और इधर की तरफ हो जाएगा आई थिंक 13। तो मैं देख रहा हूँ कि इधर की तरफ 13 हो रहा है, इधर की तरफ 12 हो रहा है, तो मैं इधर की तरफ चला जाऊँ क्योंकि ये नज़दीक है, तो मैं 100 की तरफ जाऊँगा। इसका 100 की तरफ जाने का मतलब हुआ मुझे 0 लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओके। अब 88 की जगह जब आप 0 लोगे तो इसका मतलब अगली डिजिट 1 बढ़ जाएगी, देखिए, क्योंकि अब ये 100 हो चुका है, आपने 88 को बढ़ा करके 100 कर दिया, पर हम 100 लिखेंगे नहीं, केवल 2 0 लिखेंगे, और ये जो एक एक्स्ट्रा आया इसको अगली डिजिट में ऐड कर देंगे, तो 52 की जगह पे अब ये 53 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप नाउ यू गॉट द आइडिया। 52.88 था, राइट। फिर से देख लीजिए ये वाला एग्जांपल, 52, ये लास्ट की 4 डिजिट ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 5288 था, मैंने देखा कि ये जो है 100 के करीब है 88, तो मैंने इसे 100 कर दिया। लेकिन जब मैंने 100 किया तो मैं 100 नहीं लिखूंगा, मैंने बताया आपको या तो 00 या तो 25 या तो 50 या तो 75 लिखूंगा। अब मैंने 00 तो लिख दिया, लेकिन जो 100 में से एक बचा मेरा वो मैंने इसमें जोड़ दिया उठा करके, तो ये 52 का उठ करके 53 हो गया आपका, और ये आपका राउंडिंग ऑफ कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, ओके। तो आपको जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो वहाँ पर ये राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर होगा फ्रेंड्स तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। अब वैल्यू डेट का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देख लिया फ्रेंड्स कि जिस डेट को सेटलमेंट होती है उसे ही हम वैल्यू डेट कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली और जान लेना जरूरी है। ये दिस टर्म इज यूज टू डिफाइन द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ फंड आर एन एंट्री ऑफ एन अकाउंट बिकम एक्चुअली इफेक्टिव। तो वैल्यू डेट वो डेट होती है फ्रेंड्स जब जो है किसी फंड का पेमेंट इफेक्टिव होता है या तो जो अकाउंट की एंट्री है वो इफेक्टिव हो जाती है, तो फ्रेंड्स उसे हम वैल्यू डेट कहते हैं। अब 2 केसेस होते हैं, एक अगर जो है इन केस ऑफ पेमेंट ऑन टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के केस में जो वैल्यू डेट होती है वो दोनों सेंटर पर सेम होती है। कहने का मतलब ये हुआ, एक सेंटर यहाँ पर है, एक इंडिया में है और एक यूएसए में है मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पैसे यहाँ को फॉरेक्स ट्रांसफ़र होना है, तो जब टीटी का केस यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का केस होता है तो क्या होगा कि जो पेमेंट है वो यहाँ से $800 मान लीजिए चलते हैं, तो यहाँ $800 तुरंत ही इमीडिएटली पहुँच जाते हैं, यानी सेम डेट में ही सेटलमेंट हो जाती है। तो उस केस में जो वैल्यू डेट होती है वो दोनों जगहों पर सेम होती है, ओके। कहने का मतलब ये हुआ कि पेमेंट जो है रिस्पेक्टिव करेंसी इन ईच सेंटर टेक प्लेस ऑन सेम डे, तो कोई गेन या लॉस नहीं होता है। मतलब कहने का यहाँ $800 जो है पेमेंट हुई और इसके पैरेलल में इंडिया में जो है जितने भी रुपए देने थे उसकी पेमेंट हो गई, तो जो आपका इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है उसको कोई गेन या लॉस नहीं हुआ। किस केस में? जब उसने टीटी किया, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र किया। लेकिन अगर ऐसा ना हो, टाइम लैग हो जाए, रिसिप्ट ऑफ फंड एट वन सेंटर एंड पेमेंट ऑफ फंड अनदर सेंटर। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने यूएस से $800 रिलीज कर दिए, लेकिन इंडिया में जो पेमेंट होनी थी वो उस दिन नहीं हुई, उसके अगले दिन हुई। तो अब देखिए, जिसको ये पैसे इंडिया में मिलने थे उसको नुकसान हो गया। अब जो वो नुकसान होता है फ्रेंड्स, उस नुकसान की भरपाई इंटरेस्ट दे करके की जाती है। इंटरेस्ट देना पड़ता है हमें ताकि उसके उस नुकसान की भरपाई हो सके, क्योंकि उसका जो मतलब अगर $800 के बदले में रुपए उसको यहाँ आज ही मिल गए होते
टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया होता तो उसको कोई लॉस नहीं था। लेकिन $800 आज चले और मान लेते हैं 5 दिन बाद उसको रुपए मिले, तो अब उसका वो $800 5 दिन तक फंसे रहे ना उसके, तो उस 5 दिन के लिए उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, या जो यहाँ से पैसे सेंड कर रहा है जो पर्सन, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको इंटरेस्ट दे करके उस पार्टी को जो है सेटल मतलब अपना केस सेटल करे। ओके, तो इफ़ देयर इज ए टाइम लेग बिटवीन, टाइम लैग है मतलब कि फंड रिसीव हुआ एक सेंटर में उसमें और दूसरे सेंटर से फंड ट्रांसफर होने के बीच में अगर जो है टाइम लैग है, समय पर नहीं हो पाता है, तो कंपनसेशन देनी पड़ती है, पार्टी को पे की जाती है और इंटरेस्ट के रूप में ये दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड होती है फ्रेंड्स, उसे ही हम वैल्यू डेट कहते हैं। वैल्यू डेट या डेट ऑफ सेटलमेंट दोनों एक ही बात होती है। और हमने ये भी जाना कि टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर के केस में तुरंत ही सेटलमेंट होती है। इधर आपने $800 भेजा और बदले में यहाँ पर $800 के पैरेलल में जो रुपए मिलने थे वो आपको मिल गए। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि आर्बिट्रेज होता है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में कुछ लोग होते हैं जो आर्बिट्रेज का काम करते हैं। वो क्या चीज़ होती है, पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की है, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फॉरेक्स में आर्बिट्रेज जो है कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ वन करेंसी, जैसे एक करेंसी डॉलर खरीदी यूरो के बदले में। ओके, फॉरेक्स में क्या हुआ, आर्बिट्रेज किसे कहेंगे, एक करेंसी खरीदी डॉलर यूरो के बदले में, और बदले में ही यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको अगर सरलतम भाषा में समझने की कोशिश की जाए, मैंने क्या किया कि यूरो था मेरे पास में, ठीक है, यूरो मान लीजिए 200 यूरो था, उसके बदले में मैंने डॉलर खरीदा। मान लेते हैं कि मुझे जो है $20 मिल गए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, या मान लीजिए $30 मिल गए। अब मैंने यूरो यहाँ से बेचा और डॉलर खरीदा, और डॉलर यहाँ पे खरीदा और दूसरे सेंटर पे $30 फिर बेच दिया किसी दूसरी करेंसी के लिए। समझ पाए आप बात को, कहने का मतलब जितना मैंने यहाँ पर डॉलर खरीदा है उतने ही अमाउंट का मैंने उतने ही अमाउंट का डॉलर दूसरी जगह दूसरी करेंसी में बेच दिया। अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो फ्रेंड्स उसे ही आर्बिट्रेज कहते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेज इसे ही कहते हैं। और ये सारा काम इमीडिएट होता है, मतलब कहने का कि फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, यूरो था मेरे पास में 200 यूरो थे, उसके बदले में मैंने एक सेंटर पे बम्बई में या फिर मान लीजिए अमेरिका में ही हूँ मैं, और अमेरिका में मैंने क्या किया, इसके बदले में $20 खरीदा। ये मैंने यूरो बेचा यानी सेल किया, और ये मैंने डॉलर बाई किया। ओके, अब ये हुआ काम कहाँ पे, यूएस में। ठीक है, और सेम अमाउंट का मेरा एक एजेंट है, उसने क्या किया, $20 यहाँ पर बेच करके INR खरीद लिया। जितने जितने डॉलर मैंने खरीदे उतने ही डॉलर मैंने फिर तुरंत ही एक दूसरे सेंटर से, मान लीजिए ये इंग्लैंड में ये काम हुआ या इंडिया में ये काम हुआ, उतना ही जो है डॉलर मैंने दूसरी जगह दूसरी करेंसी में बेच दिया। तो ये जो काम हो रहा है इसे ही फ्रेंड्स हम आर्बिट्रेज कहते हैं। और इसमें फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जो प्राइस में थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन होता है उस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है कि जितना डॉलर खरीदो उतना ही डॉलर दूसरी जगह बेच दो। एक जगह डॉलर उतना ही खरीदा, दूसरी जगह उतना ही डॉलर बेच दिया, तो उसे ही फ्रेंड्स हम आर्बिट्रेज कहते हैं। और अगर दो सेंटर के बीच में ये हो रहा है तो फ्रेंड्स इस ट्रांजैक्शन को हम सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहेंगे। दो सेंटर के बीच मतलब एक जगह मैंने डॉलर खरीदा है और दूसरी जगह मैंने डॉलर बेचा है, तो उसे सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही सेंटर इन्वॉल्व हों। मान लीजिए आपने तीन जगह पर, यहाँ पर मैंने डॉलर खरीदा, यहाँ पर मैंने डॉलर बेचा और यहाँ पर फिर फर्दर खरीद लिया और अगले सेंटर पर फिर जाकर के बेच दिया। मतलब एक साथ ये सारा काम बहुत तेजी के साथ में हर सेंटर पर हो रहा है। तो अगर यही सेम ट्रांजैक्शन तीन या तीन से ज़्यादा सेंटर इन्वॉल्व हों और बहुत सारी करेंसियाँ इन्वॉल्व हों, मतलब जैसे अभी हमारे पास में यूरो और डॉलर ही इन्वॉल्व थे, यूरो डॉलर आपका रुपए जापानीज येन, ये सारी करेंसियाँ अगर लग जाएं, मतलब इस चीज़ को मतलब हम खरीदें और बेचें, तो इसे हम फ्रेंड्स कंपाउंड या 3 पॉइंट आर्बिट्रेज कहते हैं। अगर दो सेंटर हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहेंगे। अगर दो से ज़्यादा हैं तो सिंपल ना कह करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर दो हैं तो सिंपल इंटरेस्ट समझ लीजिए, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लीजिए। इसे पहले वाले को हम डायरेक्ट कह देंगे और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 3 पॉइंट आर्बिट्रेज। अगर तीन है तो 3 पॉइंट आर्बिट्रेज कह दीजिए, 4 सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 4 पॉइंट आर्बिट्रेज कह दीजिए, 5 सेंटर हैं तो 5 पॉइंट आर्बिट्रेज कह सकते हैं।
और ये जो सच ऑपरेशन है वो बहुत ही मिनिमम टाइम डिले के साथ की जाती है। डॉलर यहाँ पर अगर जो है मान लीजिए सुबह 9:01 पे खरीदा गया, तो दूसरे सेंटर पर डॉलर हम बेचने की कोशिश 9:01 12 सेकंड तक ही कर देते हैं, ताकि हमें उस बात का बेनिफिट मिले जो यहाँ पर दाम में डिफरेंस का फ़ायदा मिल सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये जान लिया थ्योरी में कि वैल्यू डेट क्या होती है। डेट ऑफ सेटलमेंट जो होती है उसे ही हम वैल्यू डेट कहते हैं। अगर टीटी है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, तो दोनों सेंटर पर फंड का जो है ट्रांसफर सेम डे पे फंड का जो है रिसीविंग और गिव और टेक एक साथ हो जाता है, तो वहाँ कोई गेन और लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर टाइम लैग है, एक सेंटर से फंड जाने में और दूसरे सेंटर पर पहुँचने में या पेमेंट होने में टाइम लगता है, तो जिस पार्टी को ये पैसे का लॉस हो रहा होता है उसको जो है इंटरेस्ट के तौर पर जो है इस बंदे को इस पर्सन को देना पड़ता है। ओके, तो डेट ऑफ सेटलमेंट को ही हम वैल्यू डेट कहते हैं। फिर हमने देखा आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट। आर्बिट्रेज में हमने ये समझा कि हम एक सेंटर पर डॉलर खरीदते हैं और उतना ही अमाउंट अगर हमने यहाँ $200 खरीदा तो दूसरे सेंटर पर तुरंत ही $200 बेच दिया, तो ये जो काम कर रहे होते हैं लोग उन्हें आर्बिट्रेज कहते हैं एक्सचेंज में। ओके, और ये ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि जो है जो प्राइस में डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, अब अगर ये काम दो सेंटर के बीच में हो रहा है तो उसे दो है तो सिंपल, राइट। अगर दो से ज़्यादा सेंटर हैं तो कंपाउंड, है ना, ये सिंपल आर्बिट्रेज हो जाएगा। दो है तो, अगर तीन है तो कंपाउंड आर्बिट्रेज हो जाएगा। और अगर इसे जो है आपका डायरेक्ट आर्बिट्रेज भी कहते हैं, और इसे तीन है तो 3 पॉइंट आर्बिट्रेज और 4 है तो 4 पॉइंट आर्बिट्रेज वगैरह कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब जो है फ्रेंड्स मेन जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है कि डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होती है, जो कि हम मतलब अपने कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज करते रहेंगे। तो फ्रेंड देखिए, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट कोट में क्या होता है, लोकल करेंसी वेरिएबल होती है और जो फॉरेन करेंसी वो फिक्स होती है। लोकल करेंसी वेरिएबल होती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर चार रेट लिखे हुए हैं। डॉलर देखिए क्या चेंज हो रहा है, नहीं। डॉलर कितना है, एक ही है हर जगह। लेकिन क्या रुपए सेम है, नहीं। तो लोकल करेंसी यानी हमारे देश में लोकल करेंसी INR चेंज हो रही है। तो अगर ऐसा रेट कोट किया जाए जिसमें कि लोकल करेंसी, उस देश की करेंसी बदलती रहे, तो उसे फ्रेंड्स हम डायरेक्ट कोट कहेंगे। ओके, यानी डायरेक्ट कोट तब कहेंगे जब लोकल करेंसी चेंज हो, लोकल करेंसी वेरिएबल हो, तो उसे हम डायरेक्ट कोट कहेंगे। द रेट आर कॉल्ड डायरेक्ट रेट, क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि रूपी कास्ट ऑफ फॉरेन करेंसी नोन डायरेक्टली, क्योंकि फॉरेन करेंसी का रुपए में कितनी कॉस्ट है ये हमें डायरेक्टली पता होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट कोट कहते हैं। ओके, डायरेक्ट कोट क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी का इंडियन रुपए में प्राइस क्या है ये हमें डायरेक्टली पता है। सीधे सीधे किसी ने पूछा आपसे $1 का दाम क्या है, आपने कहा 60 रुपये, तो उसे डायरेक्ट पता चल गया कि नहीं पता चल गया कि जो है $1 की कीमत कितनी है। तो इसीलिए डायरेक्ट पता चलने की वजह से इसे डायरेक्ट हम कोट कहते हैं। ओके, इसे दो और नाम से भी बुलाते हैं, इसे होम करेंसी या प्राइस कोटेशन भी कह देते हैं। ओके, और इनडायरेक्ट कोड में क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखिए जस्ट उल्टा। डायरेक्ट कोड में क्या फिक्स था, फॉरेन करेंसी फिक्स थी और लोकल अपना रुपया जो है वेरिएबल था। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, डॉलर वेरिएबल कर दीजिए और रुपये फिक्स कर दीजिए, तो ये इनडायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट है, जैसे ₹100 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 100, ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए हुए हैं। 100 रुपये $1.47 के हैं। 100 ही रुपये थोड़ी देर बाद $1.40 के हैं। 100 ही रुपये आपके $1.24 के हैं, राइट। तो अगर जो है इंडियन जो है करेंसी फिक्स है, यानी लोकल करेंसी अगर फिक्स है, तो उसे इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। अब अगर ये रेट आपके सामने लिखा है, एक बात का आप जवाब दीजिए। मैं पूछूँ आपसे $1 कितने का है, मैं पूछ रहा हूँ कि $1 यानी विदेशी करेंसी कितने की है, क्या आप बता सकते हो? अभी मैं नहीं बता सकता, देखिए, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही ऐसा, भाई $1 यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है नहीं। मैं आपसे यहाँ पूछूं $1 कितने का है, आपने ये वाला रेट देखा, बोला ₹71.20 का है, आंसर आ गया। इसका मतलब हुआ कि आपने डायरेक्ट कोट यूज कर ली है, ये डायरेक्ट कोट है। लेकिन अब यहाँ पर
मैं आपसे पूछता हूँ कि $1 कितने का है, विदेशी करेंसी $1 कितने की है, आपसे आप आंसर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो ये पता है कि 100 रुपए में इतने डॉलर आते हैं, पर $1 कितने में आता है अब आपको ये पता करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। डायरेक्ट बात तो तब होती जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता $1 कितने का है और आप बोल देते सीधे। क्या आप आंसर दे पा रहे हैं यहाँ पर $1 कितने का है? नहीं। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट कोट है। ये याद करने का मैं आपको फ्रेंड्स समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल प्रैक्टिस ऐसी है, देखिए ग्लोबली एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जहां पर वेयर ऑल करेंसीज, कुछ को छोड़कर लगभग सभी करेंसी डायरेक्ट कोट में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, वो भी यूएसडी अमेरिकन डॉलर के ही रेट में हर करेंसी व्यक्त की जाती है। ग्लोबली दुनिया भर में ऐसी प्रैक्टिस है कि जो भी करेंसी हैं कुछ को छोड़ करके सभी जो है डायरेक्ट कोट की जाती हैं। और किसके टर्म में? अमेरिकन डॉलर के। अमेरिकन डॉलर के। अमेरिका ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका एक स्ट्रांग कंट्री है, इसलिए सभी अपना जो है जो प्राइस देते हैं वो अमेरिकन डॉलर के बदले में कितना देंगे उसी के रूप में ही देते हैं। तो डायरेक्ट कोट दुनिया भर में लगभग लगभग चलती है। इसमें क्या होता है, $1 बराबर कितनी करेंसी दूसरे वाले की है। जो यहाँ पर फंडा यूज होता है कि $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू सो मैनी यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। जैसे $1 बराबर हमने लिख दिया 60 रुपए, है ना, या $1 बराबर हमने लिख दिया मान लीजिए 1.6 एन, या $1 बराबर हमने लिख दिया 0.7 यूरो, है ना। इस तरीके से जो मैंने लिखा तो क्या हुआ, आप समझ पाए इस बात को कि पूरी दुनिया में ऐसी प्रैक्टिस है कि सभी पहली बार डायरेक्ट कोट यूज करते हैं और प्लस हमेशा यूएसडी के टर्म में व्यक्त करते हैं। ओके, तो अब अगर सारी दुनिया फॉलो करती है तो हम भी फॉलो करते हैं। इंडिया आल्सो यूज डायरेक्ट कोट, ठीक है। तो हमारे देश में भी डायरेक्ट कोट अप्लाई होगा। इसका मतलब हम जो हमारे देश में जब रेट आप कोट करोगे तो आप भी ऐसे ही कोट करोगे कि $1 बराबर 70 रुपये 62 रुपये जो भी है। ओके, और डायरेक्ट कोट में फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है जो आपको पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि बाई लो और सेल हाई। हम हमेशा सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। और मेरे ख्याल से लाइफ में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। कोई भी चीज़ मैंने खरीदनी है तो मैं कोशिश करूंगा सस्ते में खरीदूं, और जब बेचनी है तो मैं महंगे में बेचना चाहूँगा। मान लीजिए कोई आर्टिकल है 200 रुपये का है तो मेरी कोशिश होगी निगोशिएट करके इसको 150 का खरीद लूँ, क्योंकि मैं बाई कर रहा हूँ। और जब मैं अपनी मान लीजिए मोबाइल बेच रहा हूँ और मुझे लगता है इसका 12,000 मिलना है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 12,000 ना हो करके अगर ये 14,000 हो जाए, यानी ज़्यादा मिल जाए मुझे ना, तो सेल हाई। यही काम जो है डायरेक्ट कोट में भी होता है फ्रेंड्स कि हम लो बाई करते हैं, खरीदते सस्ते में है और बेचते महंगे में है। ये फार्मूला आपको पूरे फॉरेक्स के लेक्चर को, फॉरेक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता रहेगा। ओके, अब यहाँ पर ये कहा गया कि ग्लोबली प्रैक्टिस तो है कि हम डायरेक्ट कोट करते हैं यूएसडी के रूप में, ठीक है। यूएसडी को आगे रखते हैं और उसके पैरेलल में कितनी जो है एन कितना वो मिलेगा वो हम करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं भी करती हैं, तो वो इनडायरेक्ट कोट भी करती हैं। और ये ऐसा कब होता है, इनडायरेक्ट कोट 4 करेंसी करती है आपकी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। यानी अगर हम जैसे अगर मैं आपको कहूँ जापानीज येन, JPY मैंने कहा या INR कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है यूएसडी के पैरेलल में ही इसको जो है वो करोगे। यूएसडी पहले रहेगी, जापानीज येन बाद में, यूएसडी पहले रहेगी, INR बाद में। लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट कोड के केस में ये बात सही नहीं होती है। वहाँ इनडायरेक्ट कोड जो करेंसी होती है वहाँ पर क्या होगा, GBP, यानी 1 GBP बराबर कितना होगा वो बात फिक्स हो जाती है। हर जगह क्या हो रहा था, 1 USD बराबर कितना होगा वो बात फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर 1 GBP बराबर, 1 यूरो बराबर, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1 न्यूजीलैंड डॉलर बराबर कितना होगा वो हम कोट करते हैं। और इनडायरेक्ट ये सारी करेंसी 4 ध्यान रखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये जो है हमेशा कोट की जाती हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये इनडायरेक्टली कोट की जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो है कितनी जो है डॉलर, मतलब कितने डॉलर जो है अमेरिका के मिलेंगे वो वाला कोटेशन की जाती है। कहने मतलब 1 GBP बराबर मान लीजिए $1.2 अमेरिका का, 1 यूरो बराबर
जब हम कोट करेंगे, एक यूरो बराबर $1.23 अमेरिका का, इसी तरीके एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर, और ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, और हम यहाँ पर करेंसी रेट्स आर क्वेटेड एज बिलो। आपको दो बातें, आप ये पता करो कि ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है, और आपको ये भी पता करना है कि ये बाइंग रेट है और सेलिंग रेट है, ठीक है। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट के लिए ये बात ध्यान रखेंगे कि बाई लो और सेल हाई करेंगे। और डायरेक्ट कोट के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या अमेरिकन डॉलर सबसे पहले है, अगर सबसे पहले है तो डायरेक्ट कोट हो गई। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे पहला यूएसडी आईएनआर, सबसे पहले क्या है यूएसडी, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोट है, राइट, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्ट कोट है। प्लस यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग रेट पता करो, 68.10/11 मैंने आपको बताया, इसको हम 68.10 और 68.11 लिख सकते हैं, ये बात डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। अब हमने क्या कहा, डायरेक्ट कोट है, कोट डायरेक्ट है, राइट, क्लियर हो गया ना, क्योंकि अमेरिकन डॉलर पहले है तो ये डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट में हम बाई लो और सेल हाई करते हैं, तो बाई लो का मतलब ये वाला रेट मैं बाई वाले ले लूँगा, और सेल हाई का मतलब ये मैं सेलिंग का रेट ले लूँगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अगला देखते हैं, अमेरिकन डॉलर और जापानीज येन है। पहले ये बताइए डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट, डॉलर आगे दिख गया तो ये डायरेक्ट कोट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 116.50 लिख लीजिए और फिर 116.60 लिख लीजिए। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, एक बार आप समझ जाएंगे तो यहाँ ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बाई लो डायरेक्ट कोट है, तो बाई लो, लो यानी कम में खरीदो, तो 116.50 में खरीदूंगा, और सेल हाई महंगे में बेचो, महंगा बेचना है तो 116.60 में बेचूंगा, तो ये बाई रेट हो जाएगा और ये सेल रेट हो जाएगा। ओके, दूसरा देखिए, जीबीपी और यूएसडी बराबर इतना दिया हुआ है फ्रेंड। अब बताइए, सबसे पहले देखिए क्या अमेरिकन डॉलर पहले है, नहीं, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट कोट है, ये क्लियर हो गया कि ये इनडायरेक्ट कोट है। हमने डायरेक्ट कोट में क्या सीखा था, बाई लो, है ना, क्या सीखा था, बाई लो और सेल हाई, और इनडायरेक्ट में जस्ट उल्टा कर दीजिए, इनडायरेक्ट में जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी महंगा खरीदना है, खरीदना क्या है, महंगा। तो हम क्या करें, अब इसको अगर ऐसे ही समझना चाहें तो रेट क्या होगा, 1.2100, और यहाँ 12 है तो ये 00 जगह 12 कर दूंगा, तो 1.2112, राइट, दो रेट मैंने लिख दिए। अब ये इनडायरेक्ट कोट है फ्रेंड्स, तो इसलिए बाई हाई होगा, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कोट में बाई लो था, सस्ता खरीदते थे, यहाँ महंगा खरीदेंगे, तो ये महंगा खरीदोगे तो ये बाई रेट हो जाएगा और ये सेल रेट हो जाएगा। एक पता कर लिए तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, अमेरिकन डॉलर और सिंगापुर डॉलर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, यूएसडी सबसे पहले है, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये डायरेक्ट रेट है। ओके, इट इज डायरेक्ट रेट, हमें क्लियर हो गया। अब दूसरा, बाई कितने में करोगे और सेल कितने में करोगे, तो अगर डायरेक्ट रेट है तो सस्ता खरीदो, तो मैं क्या करूंगा, इतने में खरीद लूंगा, 1.4375 में खरीद लूंगा, और बेचूंगा कितने में, 1.43, लास्ट का 95 यहाँ हो जाएगा, इतने में बेच दूंगा। उसके बाद में अगला एग्जांपल देखिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और अमेरिकन डॉलर में रिलेशन दिया हुआ है। क्या अमेरिकन डॉलर यूएसडी पहले है, नहीं, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट रेट है। ओके, तो हमें ये क्लियर होगा, इनडायरेक्ट रेट है। अब इसमें महंगा, देखो वहाँ पर क्या था, बाई लो था, यहाँ पर बाई लो नहीं होगा, बाई हाई होगा, यानी महंगा खरीदो। तो महंगा खरीदना है तो मैं 0.7340, है ना, यहाँ 30 की जगह 40 कर दिया, इतने में खरीदूंगा, और जब बेचना होगा तो 0.7330, ओके, इतने में बेच दूंगा। फ्रेंड्स, ये बात समझ लीजिएगा अच्छे से, आगे चल करके सारे सवालों में ये बात यूज होगी, इसीलिए मैंने ये ढेर सारे एग्जांपल आपके लिए रखे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ यूरो और अमेरिकन डॉलर में दिया है, क्या ये डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है, अभी आप खुद ही बता दीजिएगा, मैं इसको नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला, ये डायरेक्ट रेट है या इनडायरेक्ट रेट है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप इसको खरीदोगे कितने में और बेचोगे कितने में, अब खुद ही आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 5 एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे और कुछ रूल जो कि कोटेशन से रिलेटेड, इंडियन मार्केट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, उनको भी हम समझेंगे। देखो, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में हम डायरेक्ट कोट यूज करते हैं, मतलब डॉलर यूएसडी पहले रहेगा, राइट, USD/INR, ये वाला फंडा हम यूज करेंगे। ओके, तो इंडिया में डायरेक्ट कोट यूज होती है, और सारी करेंसी जो कोट की जाती हैं फ्रेंड्स, वो जो है कोट की जाएंगी कैसे, पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी पहले रहेगी और INR
बाद में रहेगा। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि डॉलर ही अगर आगे रहे तो ही हम उसे जो है फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इंडिया के लिए बता रहा हूँ, तभी उसे डायरेक्ट रेट कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी फॉरेन करेंसी के बदले में कितना रुपए मिल रहा है, वही हमारा जो है यहाँ पर कोट होता है। तो जैसे 1 USD बराबर 70.20 रुपए, है ना। इसी तरीके से 1 यूरो बराबर, यहाँ भी देख लीजिए, यूरो में भी 1 यूरो फिक्स रखा और इधर रुपए दे दिए, 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इतने रुपए दे दिए। ओके, तो इंडिया में जो कोटेशन होगी फ्रेंड्स वो होती है फॉरेन करेंसी एक रहेगी और INR जितना बनता है वो हम लिखते हैं। ओके, अब कुछ करेंसियां ऐसी हैं फ्रेंड्स जो 100 यूनिट में ही जो है, क्योंकि उनका प्राइस कम होता है, इस वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो 100 के मल्टीपल में ही आपको कोट की जाती हैं। जैसे हमने कोट क्या किया था, 1 USD बराबर 60 रुपये, लेकिन इसी जगह पर अगर आपको जापानीज येन करना है तो आप 1 JPY नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 100 जापानीज येन बराबर कितने रुपए के हैं, वो ये चीज़ कह रहे हैं। ओके, तो कुछ करेंसियां हैं जो 100 के मल्टीपल में ही कोट होती हैं। जापानीज येन हो गया, इंडोनेशियन रुपया हो गया और केन्या का जो है शिलिंग हो गया। अगर ये तीनों हैं तो ये 100 के मल्टीपल में ही कोट होते हैं। इसमें कोट कैसे किया जाता है भारत में, 100 जो है यूनिट होंगी फॉरेन करेंसी की। जैसे 100 जापानीज येन बराबर 56 रुपये 6 पैसे, 100 शिलिंग केनियन वाले का 42 रुपये 4 पैसे, और 100 रुपया कौन सा आपका, इंडोनेशिया वाला रुपया, रुपी है यहाँ पर पढ़ना, रुपया। तो ये अगर ये 3 करेंसियां हैं, अगर इनको कोड करना है तो हमेशा 100 यूनिट एक इस तरफ रखेंगे और उधर की तरफ में रुपए रखेंगे। अगर डॉलर है, जैसे डॉलर है तो आप लिखोगे 1 USD, अगर यूरो है तो 1 यूरो लिखोगे ना, और पाउंड है तो 1 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लिखते हो। लेकिन अगर उसी जगह पर आपको जापानीज येन लिखना है तो 100 JPY लिखोगे। इसी तरीके से अगर जो है इंडोनेशियन रुपया लिखना है तो 100 रुपया लिखोगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पर अलग नोटिस की अपने देश में, एक तो जापानीज येन हो गया आपका, शिलिंग हो गया, केनिया का शिलिंग हो गया, या इंडोनेशिया का रुपया हो गया, ये हमेशा 100 की क्वांटिटी में कोट किए जाते हैं। और दूसरा हमने एक और सीखा था फ्रेंड्स कि 4 करेंसियां ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्टली कोट की जाती हैं, है ना, इनडायरेक्टली कोट की जाती है। कौन कौन सी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इनडायरेक्टली कोट की जाती है, यूरो आपका इनडायरेक्ट कोट किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। इसके अलावा दुनिया की सारी करेंसियां डायरेक्टली कोट की जाती हैं। ओके, तो हमने ये चीज़ समझ ली कि भारत में जो है डायरेक्ट कोट यूज किया जाता है। दूसरा, हमेशा फॉरेन करेंसी एक रहेगी और इंडियन रुपए जो है बराबर में लिखे जाते हैं। और ये 3 करेंसी जापानीज येन, इंडोनेशियन रुपया और केनियन शिलिंग जो है 100 यूनिट के मल्टीपल में ही कोट की जाती हैं। तो इनकी कोटेशन जो आपको मिलेगी तो इस टाइप की मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे, बिड रेट और ऑफर रेट क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखो, बिड रेट को बाइंग रेट कहते हैं। बिड, अगर मैं जैसे कोई चीज़ बिक रही है और मैं वहाँ पर जाकर के बोली लगाऊंगा, बिड, तो बोली मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाई करना चाहता हूँ। कोई घर जो है नीलाम हो रहा है, आप जाकर के वहाँ बिड कर रहे हो। बिड क्यों कर रहे हो, बाई करने के लिए कर रहे हो भाई। तो बाई करना चाहते हो तो बिड रेट जो होता है फ्रेंड्स वो आपका बाई रेट होता है, और जो ऑफर रेट होता है फ्रेंड्स उसे सेलिंग रेट कहेंगे। बिड रेट, कितने में ऑफर कर रहे हैं आप मुझे अपना मोबाइल, कितने में ऑफर कर रहे हैं, यानी कितने में सेल कर रहे हैं। तो चाहे ऑफर रेट या आस्क रेट कहा जाए, दोनों एक ही बात है। और बाइंग रेट, बिड रेट को बाइंग रेट कहते हैं। क्वेश्चन MCQ में पूछ लेता है भाई फ्रेंड्स कई बार, या न्यूमेरिकल में भी पूछ लेते हैं कि बिड रेट फाइंड करिए। तो बिड रेट कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपका बाइंग रेट हो गया। ऑफर रेट कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपका सेलिंग रेट हो गया। और कहीं कहीं आस्क रेट भी कह देते हैं, तो वो भी सेम ही चीज़ है। एग्जाम्पल देखिए, एक बैंक ने कोट किया है USD और INR को, ये चीज़ कोट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अब चूंकि ये हमें ये क्लियर है कि ये डायरेक्टली कोट हुआ है, डायरेक्ट कोटिंग हुई है। उसके बाद में दूसरा हमें ये भी पता है कि हम बाई लो करते हैं, मतलब सस्ता खरीदेंगे, तो ये आपका बिड रेट हो जाएगा। और ये जो है 68 पॉइंट अगर मैं 11 कर दूंगा तो ये आपका सेलिंग रेट या ऑफर रेट या आस्क रेट हो जाएगा। तो 3 बातें एक ही हो जाती हैं, चाहे सेलिंग रेट कहूँ, चाहे ऑफर रेट कहूँ, चाहे आस्क रेट कहूँ, सारी एक ही बात है। और चाहे बिड रेट कहूँ या बाइंग रेट कहूँ, ये एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बैंक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी ये कोट आप कर रहे हो ना, ये आप बैंक के प्रॉस्पेक्ट से ही करते हो। आप एक बैंक हो या बैंकर हो, उस नज़रिए से। कहने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे बाई लो करना है,
तो मैंने देखा 68.10 और 68.11। ये बैंक के प्रॉस्पेक्ट से हो रहा है, कस्टमर नहीं है आप हैं बैंक, और बैंक को बाई करना है तो बैंक बाई लो करेगा और सेल हाई करेगा। तो बाई लो करेगा इसका मतलब 68 रुपये 10 पैसे में खरीदेगा और 68 रुपये 11 पैसे में बेचेगा। कौन? बैंक खरीदेगा और बेचेगा। कस्टमर के प्रॉस्पेक्ट से ये बातें नहीं हो रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी कोट किया गया है। अब यहाँ पर ये प्राइस दिया हुआ है, एक बिड रेट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, और एक जो है आपका आस्क रेट हो जाएगा। ओके, अब एक ये चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 68.10 में मैं बाई करूँगा और मान लीजिए 68.25 में मैं सेल करूँगा, क्योंकि मैं बाई लो करता हूँ और सेल हाई करता हूँ ना। $1 को मैं जो है इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा, तो मुझे कितने रुपए का इसमें ये कितने का गैप आया, तो 0.15 का ये जो मार्जिन, मतलब ये 0.15 का ये जो गैप मिला, मुझे बेनिफिट मिला, इसे फ्रेंड्स जो है डीलर का स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड कितना जो है स्प्रेड है, कितना स्प्रेड है, तो 68.10 और 68.25 के बीच में कितना स्प्रेड है, तो 0.15 या 15 पैसे का स्प्रेड है। इसे स्प्रेड कहते हैं, किसका स्प्रेड कहते हैं, किसका? आपका डीलर का स्प्रेड कहते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक उठाएंगे, फिक्स और फ्लोटिंग रेट के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ में फ्रेंड्स ये लेक्चर खत्म होगा। तो फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फिक्स रेट जो होता है फ्रेंड्स वो ऑफिशियल जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है देश की, जैसे आरबीआई हो गया हमारे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, वो जब रेट सेट कर देते हैं कि हाँ $1 बराबर, जैसे मान लीजिए उन्होंने 60 रुपये फिक्स कर दिया, फिक्स रेट। पहले के समय में ये रेट चलता था कि आरबीआई ने सेट कर दिया कि $1 60 रुपये के बराबर है, तो ये फिक्स रेट हो गया, इतने ही रुपए में डॉलर बेचा और ख़रीदा जाता था। ठीक है, और ये नॉर्मली जो है ये होता क्या था कि मतलब कुछ करेंसियों के साथ में इसको पैक कर दिया था। मतलब कि जैसे इंडिया है तो उसने क्या किया, डॉलर और यूरो को कंसिडर कर लिया और इसी के साथ में कितना ये रेट चला हुआ है एक अप्रॉक्सीमेशन लगा करके सेलिंग और बाइंग फिक्स रेट पर करते थे कि हाँ हमने डॉलर जो है 60 रुपये में बेचना है और यूरो की बात है तो 100 रुपये में करना है। ये घटता और बढ़ता नहीं था, तो उसे फिक्स रेट कहते थे। लेकिन फ्लोटिंग आया कॉन्सेप्ट। फ्लोटिंग में क्या हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन कि मनी मतलब सप्लाई और डिमांड कितना है, किसी करेंसी की सप्लाई कितनी है और कितना डिमांड है, उसके बेसिस पर जब रेट डिसाइड होने लगा एक्सचेंज रेट कि हाँ अभी $1 का रेट अगर डिमांड ज़्यादा है तो 68 रुपये का है, अगर $1 जो है डिमांड कम हो गई तो 62 रुपये का हो गया। इस तरीके का जब कॉन्सेप्ट आ गया तो फ्रेंड्स उसे हम फ्लोटिंग रेट कह दिए। क्या बोले हम? फ्लोटिंग रेट कह दिया। अब इसमें एक और बात है कि जब फिक्स रेट था, आपका फिक्स रेट था, जैसे आरबीआई ने कह दिया कि $1 जो है 60 रुपये का बेचना है, तो यहाँ पर ये भी था कि जैसे उन्होंने ये कहा कि एग्जैक्ट 60 रुपये नहीं, आप 60 रुपये से लेकर के 60 रुपये 50 पैसे तक भी जो है मतलब एक लिमिट है, विद इन एक जो है फ्लक्चुएट वैल्यू कर सकती है, लेकिन वो भी उन अपर और लोअर बैंड के बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। 60 रुपये से 60 रुपये 50 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। और ये कितना फ्लक्चुएट होगी ये बात भी मॉनेटरी अथॉरिटी ही खुद डिसाइड कर देती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया भर की जो इकोनॉमी थी, उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कब से अडॉप्ट किया है, तो 1973 से अडॉप्ट किया है, और हमने 20 साल बाद जो है 1993 में अडॉप्ट किया है। तो दुनिया की जो इकोनॉमी है उन्होंने 1973 में, और इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में 1993 में कदम रखा है। ओके, तो फिक्स रेट वो होता है जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटी या आरबीआई ने कह दिया कि $1 60 रुपये का है, और फ्लोटिंग रेट ये होता है जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर घटता और बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमने फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट समझ लिया। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट थे फ्रेंड्स इस लेक्चर में, हमने बहुत सारी बातें सीखी। कोटेशन अगर आपको बैंक वाले लिख करके दे दे तो उसको समझना कैसे है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, बिड रेट, ऑफर रेट, ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में सीखी हैं। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट और क्रॉस रेट, ये सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।